तो चलिए फ्रिक्शन रिवाइज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स, और बहुत जरूरी, पहले बच्चों के समझ नहीं लगता, टेंड्स टू मूव ऑन सरफेस ऑफ अदर। जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर मूव करती है तो उनके बीच फ्रिक्शन लगेगी, बट इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट जो स्टैटिक फ्रिक्शन था, जो समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है, दैट इज फ्रिक्शन तब भी एक्ट करती है जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है, दैट इज टेंड्स टू मूव। इसके बारे में फिर से डिटेल में रिवाइज करेंगे। एंड सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करती, इट अपोजेज रिलेटिव मोशन। इन दो लाइनों में मेन चीजें हैं इस चैप्टर की, दैट इज इट ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन। सो फ्रिक्शन में अपोज और इवन सपोर्ट मोशन, मोशन को तो ये सपोर्ट भी कर सकती है और करती है। जब हम चलते हैं तो हमारा पैर से हम पीछे को जोर लगाते हैं अर्थ पे, और अर्थ हमें आगे को फोर्स लगाता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम चलते हैं, ठीक है ना। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेसेसरी इवल। इसके बिना जिंदगी भी नहीं चलती, एंड इसके बिना हम लिख भी नहीं सकते, लेकिन ऑब्वियसली मशीनरी में वेयर एंड टेयर भी होता है। सो इट इज नेसेसरी इवल। सो बेसिकली फ्रिक्शन क्या है? ये वो फोर्स है जो लगती है जब एक बॉडी किसी के ऊपर मूव करती है, या इवन बहुत जरूरी मूव करने की कोशिश करती है, एंड ये हमेशा किधर को लगेगी? इट विल सपोर्ट रिलेटिव मोशन। तो ये रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, ना कि मोशन को अपोज करती है, मोशन को सपोर्ट भी करती है। ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, तो इसके बारे में पहले ओल्ड व्यू है। पहले क्या सोचा जाता था कि जो दो बॉडीज होती हैं उनके बीच में इरेगुलरिटीज होती हैं। अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखें, जूम इन करके देखें, तो उनके बीच में इरेगुलरिटीज होंगी। तो वो दो सरफेसेस जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो ये जो इरेगुलरिटीज हैं वो एक दूसरे को पकड़ लेती हैं, इंटैंगल हो जाती हैं, विच गिव्स राइज टू फ्रिक्शन। और जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा, उतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होंगी, उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी। ऐसे पहले सोचा जाता था। लेकिन बाद में पता लगा कि अगर आप किसी बॉडी को ऐसे रख दो या ऐसे लिटा दो, उसी बॉडी को, तो फ्रिक्शन सेम रहती है। यानी जो फ्रिक्शन है वो एरिया के इंडिपेंडेंट है। बट अगर हम एरिया बढ़ा रहे हैं, किसी बॉडी को ऐसे रख रहे हैं और उसी को ऐसे लिटा रहे हैं, तो इसमें इरेगुलरिटीज ज्यादा इंटरलॉक होंगी, इसमें फ्रिक्शन बढ़नी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया फॉर अ गिवन बॉडी, ठीक है। सो ये चीज ओल्ड व्यू से एक्सप्लेन नहीं कर हुई। एंड कई बार, हर बार नहीं, कई बार ये देखा गया जब सर्फेसिस को एक्स्ट्रा स्मूथ किया गया, तो उनमें फ्रिक्शन घटनी चाहिए थी पर वो बढ़ गई, ठीक है। सो ये दो लिमिटेशंस हैं ओल्ड व्यू की। अब मॉडर्न व्यू क्या कहता है कि अगर आप दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लाते हो, तो उनके जो सर्फेसेस होते हैं वो पूरे के पूरे टच में नहीं आते, ठीक है। तो जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वो बहुत स्मॉल होता है। दोनों के अपने अपने ऐसे पॉइंटेड एंड्स होते हैं, वो पॉइंटेड एंड्स पे ही वो एक दूसरे के साथ टच में आते हैं, ऐसे पूरे फ्लैट नहीं चिपक जाते। वो जो एंड्स होते हैं ना, वहां पे उनको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। वो थोड़े ही होते हैं। अब वो थोड़े पॉइंट्स पे सारी बॉडी दूसरे पे टिकती है, पूरे का पूरा सरफेस टच पे नहीं आता। वहां पे प्रेशर बहुत हाई होता है। जब वहां पे प्रेशर बहुत हाई होता है, वहां पे मॉलिक्यूल्स नॉर्मल से ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो उनके बीच में एडहेसिव या कोहेसिव फोर्सेस एक्ट करती हैं, जो वेरी स्ट्रांग होती हैं, एंड वो राइज देती हैं फ्रिक्शन को। इसको कोल्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। दोबारा सुने, दो सरफेसेस को आपने टच में रखा, तो पूरे के पूरे सरफेस ने चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो थोड़े ही पॉइंट्स होते हैं जहां पे बॉडी एक दूसरे के साथ टच में है, तो वही पॉइंट्स हैं जिन्होंने सारा जोर झेला हुआ है। तो वहां पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो वहां पे कौन सी फोर्सेस होती हैं? वेंडरवॉल फोर्सेस, जिसको हम बोलते हैं। सेम मटेरियल है तो दोनों, अगर सेम है तो कोहेसिव, डिफरेंट है तो एडेसिव, एंड वो काफी स्ट्रांग होती हैं। वैसे वो वीक फोर्सेस हैं, बट यहाँ पे काफी अच्छी डेवलप होती हैं। एंड वो क्या होती हैं? मतलब अगर हम उसको वेंडरवॉल को वीक बोलते हैं तो एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सब ठीक है। यहाँ पे वहां पे उनके बीच में एक फोर्स डेवलप होती है जो उनको बांध के रखती है, और इस कॉन्सेप्ट को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। इसकी वजह से फ्रिक्शन आती है। देयरफॉर कई बार पूछा जाता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर, बिकॉज, ये सारा आप लिखोगे, ठीक है।
तो जब हम एक बॉडी को दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करते हैं तो हमें कोल्ड वेल्डिंग को ब्रेक करना पड़ता है, दैट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसने एक्सप्लेन कैसे किया, इसने कहा कि अगर आप बॉडी को ऐसे सीधा रख दोगे या उसी बॉडी को ऐसे लिटा दोगे तो होता क्या है, इसमें प्रेशर पॉइंट्स जहां पे बॉडी टच में है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स कम है, लेकिन उन पे प्रेशर ज्यादा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा है और उन पे प्रेशर कम है, क्योंकि बॉडी ऐसे लेटी हुई ना, वेट कम पड़ रहा है पर पॉइंट पे। सो जो टोटल फोर्स है वो दोनों में सेम रहती है। ठीक है, तो आप क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? फॉर अ गिवन बॉडी व्हेन एरिया इंक्रीजेस प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस, तो जो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेम रहती है। एंड अगर आप बॉडी को एक्स्ट्रा स्मूथ कर देते हो, सरफेसेस को सॉरी, तो कई बार वो मॉलिक्यूल्स ज्यादा करीब आ जाते हैं और उनकी मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी फ्रिक्शन बढ़ जाती है। तो ये एक्सप्लेनेशन था लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड व्यू का, जो मॉडर्न व्यू ने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर अगर बॉडी एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगी, इस चैप्टर में तो स्लाइड ही करेगी, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर रोल करे तो कौन सी फ्रिक्शन आएगी? रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन तरह की होती है, प्लीज ध्यान से सुने। अगर बॉडी एक्चुअली मूव करने लग गई देन इट इज काइनेटिक, और अगर नहीं मूव कर रही इट इज स्टैटिक। लेकिन स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो प्लीज ध्यान से देखें, यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग, फिर उस पर वापस आते हैं। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है वो पहले तो डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल सरफेस, यानी एन या आर जो भी आप लिखते हो। सेकंड, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सर्फेसेज इन कांटेक्ट, जिसको हम बोलते हैं म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सर्फेसेज पे। तो इसका मतलब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। एंड तीसरा लॉ है कि डायरेक्शन हमेशा होगी कि ये अपनी रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, जिधर को बॉडी मूव कर रही है या जिधर को टेंड कर रही है मूव करने का, उसके ऑपोजिट होगा। ठीक है। चौथा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ये चार लॉस को याद कर लें, ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में दिख जाते हैं। तो इसका मतलब जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू एस इंटू एन। सिमिलरली काइनेटिक होती है म्यू के इंटू एन। अब स्टैटिक क्या होगी? स्टैटिक बेटा जीरो से एफ एल कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो पहले प्लीज याद कर ले टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। स्लाइडिंग अगर बॉडी मूव करेगी काइनेटिक, नहीं करेगी तो स्टैटिक। बट स्टैटिक की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करेगी जीरो से लेके अपनी मैक्सिमम, वो मैक्सिमम को बोलते हैं एफ एल, जिसका फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन। सो म्यू एस इंटू एन इज नॉट स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड काइनेटिक तो फिक्स दी है म्यू के इंटू एन। ये लॉस को याद कर ले, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें स्टैटिक सिखाता हूँ। एक सरफेस 10 केजी की फोर्स पड़ी, 10 केजी का मास पड़ा हुआ है, वो वहां पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2, काइनेटिक इज 0.1। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? बॉडी ना इधर ना उधर, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा तुम्हारा 10 जी। सो हमने सबसे पहले लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली म्यू एस इंटू एन। म्यू एस को डाला 0.2, एन को डाला 10 जी, तो 20 न्यूटन आई। और काइनेटिक भी निकाल ली 10 न्यूटन, दैट इज म्यू के इंटू एन। तो प्लीज ध्यान से सुने, बॉडी ऐसे पड़ी है, आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो। आपने फोर्स कर दी 5 न्यूटन, तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितनी लगेगी? 5 न्यूटन। आपने कर दी 10 न्यूटन, तो स्टैटिक भी कितनी लगेगी? 10 न्यूटन। आपने कर दी 15, स्टैटिक कितनी लगेगी? 15। आपने कर दी 20, तो स्टैटिक लगेगी कई, बस भाई अब मेरी लास्ट पॉइंट है 20। तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 20 तक लग सकती है, बट लगती कितनी है? जितनी एक्सटर्नल फोर्स है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, 20 तक। अगर आपने 20 क्रॉस कर दी, 21 लगा दी एक्सटर्नल, बॉडी मूव कर जाएगी, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी 10 न्यूटन। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स का ग्राफ है, जितनी एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओगे स्टैटिक भी उसी हिसाब से बढ़ती है अप टिल लिमिटिंग। लिमिटिंग के बाद काइनेटिक एक्ट करती है विच इज कांस्टेंट। देयरफॉर स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, क्योंकि ये कितनी एक्ट करती है? 0 to FL। तो जितनी एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उतनी लगेगी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये ग्राफ बनाना होता है और जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको एक्सप्लेन करना होता है कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी लगती है, दैट इज इक्वल टू
unbalanced external force and its magnitude is 0 to FL, 0 to limiting. So it is self adjusting force. ये चेंज होती रहती है, ये कांस्टेंट नहीं है। कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, एक दो डिस्कस। यहाँ पे मास 2 kg हवा में लटका हुआ है और ऐसे पुली से घूम के यहाँ पे मास 2 kg है। ठीक है, दोनों मासेस को हमने छोड़ दिया, टेंशन और एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। तो प्लीज ध्यान से देखें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। इसको नीचे को फोर्स लगेगी 2G, ऊपर को टेंशन लगेगी T, स्ट्रिंग सेम है। इसको इधर को टेंशन लगेगी T। बच्चे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते नहीं है, फोर्स दिखाते नहीं है, और उनको पता नहीं क्या उम्मीद होती कि वो कौन सा न्यूमेरिकल निकाल देंगे। बिना फ्री बॉडी डायग्राम के आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। यहाँ पे लगेगी, क्योंकि CBSE का ही न्यूमेरिकल होगा, तो 2 kg मास पे आप पहले एक काम कर लो, ये रोकने वाली फोर्स जो होगी दैट इज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वैसे आपको जरूरत नहीं होती स्कूल लेवल, बट स्टिल अगर मैं पूरा टेक्निकली बताऊं, सो FL निकाल लो, दैट इज म्यू एस इंटू एन। एन इसका आ रहा है 2G, दैट इज 20 न्यूटन, और म्यू एस की वैल्यू डाल दें 0.2। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी रोकने वाली फोर्स है 4 न्यूटन, चलाने वाली है 20 न्यूटन, तो ये चलेगा। therefore masses will move, एक्सेलरेट करेंगे इनफैक्ट। सो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगी, क्योंकि चलेंगे, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, उसकी वैल्यू निकाल लें। काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी आएगी, दैट इज म्यू के इंटू एन। म्यू के है 0.1 और एन है आपका 2G। सॉल्व कर लें, वो आएगा 2 न्यूटन। अब आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, अब आपको पता है नीचे को एक्सेलरेट कर रहा है, सो 2G बड़ी फोर्स होगी। नेट फोर्स इक्वल टू एम में लिखें, 2G माइनस टेंशन इज इक्वल टू 2 × A। एक इक्वेशन आ गई। और ये राइट को एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन की हमेशा डायरेक्शन दिखा दें, इसको नीचे को दिखाओ और इसको राइट को दिखाओ। सो राइट को जा रहा है, तो इसका मतलब T माइनस एफ के विल बी इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। दो इक्वेशन, दो अननोन, T और A निकाल लें, सॉल्व हो जाए। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी कई बार देखा गया स्कूल में। ये इंक्लाइन प्लेन है 45 45, तो ये एंगल 90 हो गया। एक तरफ 5 kg मास पड़ा है, एक तरफ 20 kg मास पड़ा है। प्लीज सारी फोर्सेस दिखाएं। इसको इधर को फोर्स लगेगी 20G, ये एंगल थीटा ये वाला होता है। सपोज दिस इज 30, तो ये भी 30 होगा। तो ये आ जाएगा 20G cos 45, और इधर को आ जाएगा 20G sin 45। और ये भारी है, ये नीचे को एक्सेलरेट करेगा, ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन, धागे की टेंशन ऊपर को, और क्योंकि ये नीचे को एक्सेलरेट कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसकी F1 ऊपर को। ठीक है, दूसरा ऊपर को आएगा तो उसकी टेंशन ऊपर को होगी, क्योंकि वो ऊपर को जाएगा तो उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2 नीचे को होगी। बाकी सब सेम रिजॉल्व कर लें। दिस इज 5G, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, तो ये आ जाएगा 5G cos थीटा, और इधर को आ जाएगा 5G sin थीटा। क्योंकि ये ऊपर को एक्सेलरेट करेगा तो इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2 नीचे को होगी। ठीक है, अब ऐसे इक्वेशन लिखनी है पहले मास के लिए। ये नीचे को जा रहा है, सो 20G sin 45 माइनस T माइनस F1 इक्वल टू, भाई नीचे जा रहा है ना, तो नीचे की फोर्स बड़ी, ऊपर की छोटी, उसको माइनस करें। सो 20G sin 45 माइनस T माइनस F1 इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसकी एक्सेलरेशन यानी 20A। ये पहली इक्वेशन। दूसरा, ऊपर को जा रहा है तो T बड़ा है, सो T माइनस नीचे वाली फोर्सेस 5G sin 45 एंड F2, ये दोनों माइनस में जाएंगी, इक्वल टू इसका मास 5 इंटू इसकी एक्सेलरेशन A। एंड F1 किसके बराबर होगा, म्यू के इंटू N1। N1 आएगा 20G cos 45, ये F1 की वैल्यू है। और F2 होगा दैट इज म्यू के इंटू N2। N2 है तुम्हारा, ऐसे बैलेंस करो ना फोर्स, दैट इज 5G cos 45। तो आपको F1 F2 तो पता ही है, इकलौते अननोन है T और A। सॉल्व कर ले। करते हैं, तो ये एंगल है अगेन थीटा, तो इधर आ जाती फोर्स mg cos थीटा। एक बार दोबारा देख लें, इफ दिस मास इज m, तो इसका
नीचे को आएगा फोर्स mg, ठीक है। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा उसके साथ वाला, तो ये आ जाएगा mg cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट, और नीचे वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। और अगर ये बॉडी को mg sin थीटा नीचे को स्लाइड करना चाह रहा है, तो इसको रोकने वाली फोर्स होगी स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज FL, दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, एन है तुम्हारा mg cos थीटा। यानी इस केस में जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी दैट इज म्यू mg cos थीटा। अगर आपका mg sin थीटा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से छोटा है, तो ये बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, इसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, एंड इस पे एक्ट करेगी स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड वो एक्ट करेगी एक्सटर्नल फोर्स mg sin थीटा के बराबर, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। केस टू, अगर mg sin थीटा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हुआ, तो ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी। तो जब एक्सेलरेट करेगी, तो नीचे को फोर्स लगेगी इसको, इधर देखो, तो इसको नीचे को फोर्स लगेगी mg sin थीटा, माइनस ऊपर को फोर्स लगेगी एफ के, एफ एस मत लिख देना आप, ठीक है। नीचे को फोर्स कौन सी लगेगी, mg sin थीटा, क्योंकि ट्रांसलेट कर रही है तो ऊपर को फोर्स लगेगी एफ के, तो नेट फोर्स जो हो जाएगी वो आ जाएगी mg sin थीटा माइनस एफ के, एंड एफ के इज म्यू के इंटू आर, आर इज mg cos थीटा। यहाँ पे उसको मास से डिवाइड कर दो, मास कट जाएगा तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। म्यू कौन सा है, म्यू के। भाई साहब नीचे फोर्स लग रही है mg sin थीटा, ऊपर लग रही है एफ के, माइनस कर दो, नेट फोर्स आ गई, एफ के की वैल्यू डाल दो, मास से डिवाइड कर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत जगह यूज हो जाएगा। यहाँ भी बच्चों से पूछ लो ना पहले पार्ट में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, बोल देंगे FL, बोल देते हैं नहीं यार FL थोड़ी होगी, FL तो मैक्सिमम है। आपको क्या पता एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, अगर उससे कम हुई तो एक्चुअली वो mg sin थीटा ही होती है। उसके बाद ये दो छोटे छोटी डेफिनेशंस आने की बहुत संभावना रहती है 2 नंबर में। फर्स्ट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? इट इज एंगल मेड बाय, ध्यान से सुनना और इसको याद कर लेना, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, एंड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, ये आपकी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जो मैं ये ब्लू से दिखा रहा हूं। सो रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो एंगल बनता है विद नॉर्मल रिएक्शन, ये थीटा, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब सिर्फ इतने ट्रायंगल में ध्यान दें, अगर ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे है, तो ऊपर वाला भी तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही होगा, एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, तो tan थीटा क्या होगा, FL अपॉन एन, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज FL? इट इज म्यू एस इंटू एन, एन ने एन को मारा, सो tan थीटा आ जाता है म्यू एस, और थीटा आ जाएगा tan इनवर्स म्यू एस। दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, प्लीज ध्यान से सुने। सो इट इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उनका जो रिजल्टेंट है ये वाला बीच वाला, जो इसका एंगल बनता है विद नॉर्मल रिएक्शन, ये इट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। प्लीज इसको याद रखें, 2 नंबर में आता है। अगर आपको पेपर में एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिखा तो आपको एंगल ऑफ स्लाइडिंग दिखेगा, इन दोनों में से एक तो डेफिनेटली आता है। तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एक बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे रख लें, और धीरे धीरे ये वाला थीटा बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, एक थीटा आ जाता है जिसपे बॉडी स्लाइड करना जस्ट शुरू करती है। सो angle of repose is defined as minimum angle of inclination of plane with horizontal such that body placed on that plane just begins to slide. Just begins to slide का मतलब समझते हो, mg sin of theta actually limiting force of friction के बराबर, just begins to slide मतलब करने वाली है। तो mg sin just करी और just करने वाली मतलब इक्वल मानना है हमने। सो mg sin थीटा को हमने बराबर कर देना है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एन, म्यू एस इंटू एन, एंड एन इज mg cos थीटा, एम ने एम को मारा, tan थीटा आ जाएगा म्यू एस, थीटा आ जाएगा tan वर्स म्यू एस। फॉर्मूला देखोगे तो दोनों सेम लगते हैं, बट चीजें अलग अलग हैं। तो ये चैप्टर था फ्रिक्शन, एंड छोटा चैप्टर है,
उम्मीद है आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा।